Hello everyone, my name is Sanket Jain. I welcome you all to Psyche Simplified. Welcome to our series जहाँ पर हम एनसीईआरटी के टॉपिक इजी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं. क्लास 11 लास्ट चैप्टर जो रहता है इसके अंदर दैट इज मोटिवेशन एंड इमोशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द बिगिनर्स. अब इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस इस वजह से भी है क्योंकि देखिए इस चैप्टर की काफ़ी ज़्यादा लिंकेज आपको पेपर नंबर 2 में भी देखने को मिलेंगी. अगर हम यूपीएससी की बात करें, वैसे सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. अगर हम यूपीएससी स्पेसिफिक बात करें तो आपको पेपर 2 में एक चैप्टर मिलता है वर्क साइकोलॉजी. तो वर्क साइकोलॉजी में आपको मोटिवेशन की काफ़ी ज़्यादा लिंकेज देखने को मिलती है. मोटिवेशन के अंदर थ्योरीज होती हैं, वर्क साइकोलॉजी के अंदर भी बहुत सारी थ्योरीज होती हैं. तो वहाँ पर आपको इसकी इंपॉर्टेंस बहुत देखने को मिलेगी. तो समझेंगे, पहले हम देखेंगे मोटिवेशन क्या होता है, इसके बाद हम देखेंगे इमोशन क्या होता है. स्टार्ट करते हैं. देखिए सबसे पहले व्हाट इज मोटिवेशन. ठीक है, तो देखिए मोटिवेशन की अगर हम बात करें, मोटिवेशन क्या होता है. मोटिवेशन जो हमें अंदर से हमारे अंदर से एक ड्राइव क्रिएट करता है ताकि हम कोई सा भी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कर सकें. आप देखिए ये जो कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन होता है, इट इज एक्सप्लेनिंग कि हमारे बिहेवियर को मूव क्या करता है. व्हाट मूव अवर बिहेवियर. फॉर एग्जांपल एक कोई बच्चा है, उसका नाम है रमेश. ठीक है, अब मान लीजिए रमेश जो है, रमेश सुबह 6 बजे उठना चाहता है क्योंकि उसको उसको पढ़ाई करनी है. अब रमेश इसके लिए क्या करता है, वो एक अलार्म सेट करता है कि अलार्म भरता है सुबह 6 बजे का कि मुझे 6 बजे उठना है और मुझे 6 बजे उठ के पढ़ाई करनी है. अब अलार्म बजेगा और अलार्म बज के वो उसके अलार्म को बंद कर देता है और वो नहीं उठ पाता. तो अब इसमें क्या फिनोमेना हो रहा है, आप देखिए. रमेश को अलार्म सुनाई दे रहा है. इसका मतलब रमेश की बॉडी परफेक्ट तरीके से काम कर रही है. रमेश का ब्रेन सही तरीके से काम कर रहा है. रमेश को अलार्म सुनाने देने के बाद उसको अलार्म को बंद भी करता है. यानी कि उसकी मसल्स भी एक्टिव हैं, उसका नर्वस सिस्टम भी सही तरीके से काम कर रहा है. मतलब बॉडी ब्रेन उसकी सही तरीके से काम कर रही है, लेकिन फिर भी वो उस अलार्म को बंद करके पढ़ने के लिए नहीं बैठ पा रहा है. ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि उसके अंदर ड्राइव नहीं है, उसके अंदर मोटिवेशन नहीं है, जिसकी वजह से वो मूव कर सके और उठकर पढ़ने के लिए बैठ सके. ठीक है, तो ये क्या होता है, दिस इज मोटिवेशन. ओके, सो मोस्ट ऑफ अवर एवरीडे एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोटिव्स. ठीक है, तो मोटिव स्ट्रांग नहीं है. हमें स्कूल क्यों जाना है, हमें कॉलेज क्यों जाना है, क्योंकि हमारे पास एक मोटिव है. हमें यूपीएससी की तैयारी क्यों करनी है, क्योंकि हमारे पास मोटिव है. तभी इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसी वजह से हम कुछ ऐसा बिहेवियर करते हैं जिससे वो सारे काम हो सके. ठीक है, तो दिस इज वाई, दिस इज व्हाट मोटिवेशन इज. ओके, अब इसमें देखिए हमारे पास मोटिवेशन के कुछ यहाँ पर नेचर ऑफ मोटिवेशन हम देखने की कोशिश करते हैं कि मोटिवेशन के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं बेसिकली. तो मोटिवेशन क्या हो गया, इट इज अ फोर्स दैट मूव्स बिहेवियर. अब इसके लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट है, अंदर से इंटरनल स्टेट यानी कि आपकी इच्छा, एक नीड होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जब आपके अंदर से एक नीड निकल के आएगी, एक डिजायर निकल के आएगी, मुझे तैयारी करनी है, इस तैयारी करने के बाद मुझे ऐसा मिलेगा, मुझे ये पोस्ट मिलेगी, मुझे ये फेम मिलेगा. इसके बेसिस पे क्या होगा, आपका एक बिहेवियर इनिशिएट होगा. मतलब ये आप एक्टिवेशन शुरू हो गया आपका. ठीक है, एंड देन यू विल परफॉर्म एनी काइंड ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. तब जाकर आप क्या करेंगे, आप कोई गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे. तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए मोटिवेशन होता क्या है. मोटिवेशन, काफी कंफ्यूजन होता है इस वर्ड में. मोटिवेशन एक ऐसा मोटिव है, आप कह सकते हैं मोटिव है, जिसकी वजह से आपका कोई भी बिहेवियर, आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इनिशिएट होता है. ठीक है, आपको जॉब लेनी है, आपको दोस्ती करनी है किसी इंसान से, या आपको अपने माँ बाप को सेटिस्फाई करना है, आपको कुछ सीखना है. सबके लिए एक मोटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसी वजह से क्या होगा, आपका बिहेवियर इनिशिएट हो जाएगा. सिंपल एक हम एनालॉजी क्रिएट करते हैं. मान लीजिए एक कोई कार है. ठीक है, अब देखिए कार का इंजन वगैरह सब सही तरीके से काम कर रहा है, रोड भी सही है, बिल्कुल बढ़िया रोड है. लेकिन जब कार के अंदर फ्यूल ही नहीं होगा तो फिर वो कार मूव कैसे करेगी. फिर भले ही वो कार कितनी महंगी क्यों ना हो, फरारी भी होगी, अगर फ्यूल नहीं होगा तो वो भी नहीं कर पाएगी. इसी तरीके से जैसे कार है, इसी तरीके से हमारे पास बॉडी है, हमारे पास ब्रेन है. ठीक है, रोड है तो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, किताबें हैं, सब कुछ है. लेकिन जब अंदर से मोटिवेशन नहीं होगा, अंदर से आपकी एक ड्राइव क्रिएट नहीं होगी, तो आप उस बिहेवियर को कैसे परफॉर्म कर पाओगे, आप वहीं की वहीं बैठे रहोगे. ठीक है, तो आपको जो मोटिवेशन होता है वो एक्चुअली में एक्सप्लेन करता है कि आपका बिहेवियर क्या होगा, आपके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करेगा और आपके परफॉर्मेंस को क्या करेगा, आगे लेके जाएगा. अ पर्सन विल वर्क हार्ड इन द स्कूल, इन स्पोर्ट्स, इन बिजनेस, इन म्यूजिक, इन मैनी अदर सिचुएशन. ठीक है, कब होगा, जब उसके अंदर एक स्ट्रांग नीड होगी, एक स्ट्रांग इनर ड्राइव होगी. अब देखिए जो शब्द होता है मोटिवेशन और इमोशन, हम दोनों की बात करें, दोनों इंपॉर्टेंट है. दोनों आपस में एक दूसरे से लिंक भी करते हैं, इसी वजह से हम इन दोनों को साथ में पढ़ रहे हैं. अब एक देखिए यहाँ पर लिखा भी होगा, एक लैटिन वर्ड है मूवेर. यहाँ से हमने इस वर्ड को लिया है, मूवेर यानी कि मूव करना. तो मूवेर से हम इस मोटिवेशन वर्ड को ड्राइव करते हैं. ठीक है, इसको हम और डिटेल में देखते हैं. देखिए अब देखिए हमने समझा एक मोटिवेशन हो क्या गया, हमें बेसिक समझ में आई चीजें. अब देखिए मोटिवेशन के अंदर ना एक इंपॉर्टेंट साइकिल होती है.
मतलब ये काम होगा कैसा? ठीक है? देखिए, सबसे पहले क्या होगा, आपके अंदर एक नीड क्रिएट होगी, आपके अंदर एक ज़रूरत क्रिएट होगी। उस ज़रूरत की वजह से आप क्या करेंगे, आप ड्राइव करेंगे, अपनी बॉडी को मूव करेंगे, है ना? उस ड्राइव की वजह से आपकी बॉडी के अंदर एक फिजियोलॉजिकल अराउज़ल क्रिएट होगा। उस अराउज़ल की वजह से आप एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे और जब वो अचीव हो जाएगा, उस अराउज़ल का क्या होगा, अंत हो जाएगा। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल लेते हैं हंगर का। आपको भूख लगी है, ठीक है? तो हंगर एक मान लीजिए एक नीड हो गई, ठीक है? ज़रूरत है आपको कि भूख लगी है, आपको भूख तो आपको खाना है, ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। दिस इज़ योर ड्राइव। इस ड्राइव की वजह से क्या हो इस नीड की वजह से क्या होगा, हंगर नीड की वजह से क्या होगा, आपके अंदर एक ड्राइव क्रिएट होगी। वो ड्राइव क्या है कि भई मेरे अंदर एक अर्ज आ रही है कि मुझे कुछ खाना है। तो हंगर नीड हो गई, बेसिक नीड हो गई आपकी। उसकी वजह से एक ड्राइव क्रिएट हुई कि मेरे अंदर एक अर्ज निकल के आ रही है कि मुझे खाना खाना है क्योंकि मुझे भूख लग रही है। उसकी वजह से आप अपनी बॉडी को मूव करोगे, अराउज़ल क्रिएट होगा। अराउज़ल की वजह से क्या होगा, अराउज़ल होगा, आपने अपनी बॉडी को मूव किया, आप खाना लेने के लिए बाहर गए या आपने खुद खाना बनाया। क्या किया आपने? ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कर रहे हैं। और जब आपका खाने का अंत हो गया, मतलब आपने खाना खा लिया, देन अपने आप ही क्या होगा, उस अराउज़ल का रिडक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरी की पूरी हमारी बात करती है। इसको हम कहते हैं मोटिवेशनल साइकिल। अब हंगर कह लीजिए या आपको प्यास लगी है, उसके लिए भी आप सेम फिनोमेना अप्लाई करेंगे। ठीक है? आपको पढ़ाई करनी है, आपको स्टडी करना है, आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो सबके लिए हम इसी तरीके से हम ये फिनोमेना बता सकते हैं। अब देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि थोड़ी बायोलॉजी अंदर इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो देखिए होता क्या है, जो मोटिवेशन का कांसेप्ट होता है ना, वो शुरू में बायोलॉजी और इंस्टिंक्ट के हिसाब से ही समझाया जाता है। ठीक है? बायोलॉजी और इंस्टिंक्ट। ठीक है? इंस्टिंक्ट क्या होती है, हमारी इन्नेट इंस्टिंक्ट होती है, ठीक है? उनके हिसाब से मोटिवेशन का कांसेप्ट समझाया जाता है। फिर बाद में कुछ लोग निकल के आते हैं, वो इसी कांसेप्ट को कॉग्निटिव के हिसाब से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो अभी हम शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये बायोलॉजिकल हमने बात की। तो शुरुआत में क्या होगा, बायोलॉजिकल मोटिव के हिसाब से इस कांसेप्ट को समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है? जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको भूख लगी है, तो ये क्या होगी, आपकी हंगर नीड होगी। ठीक है? तो हंगर नीड के लिए आप क्या करेंगे, आप ड्राइव क्रिएट करेंगे, है ना? और उससे क्या होगा, आपका एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा और देन उसको आप परफॉर्म करेंगे और आप क्या होगा, अपने आप काम हो जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट बेसिक नीड। ये बेसिक नीड को पूरा करने के लिए आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो। इसी तरीके से थर्स्ट, जब आपको प्यास लगी है, प्यास लगेगी तो क्या होगा? कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल चेंज होंगे आपकी बॉडी के अंदर, क्या होगा? आपको डिहाइड्रेशन होगा, ब्लड वॉल्यूम ड्रॉप होगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा? आपके अंदर एक ड्राइव क्रिएट होगी, आप अराउज़ल आएगा और आप काम करोगे और आप क्या होगा? कोई भी परफ़ॉर्म करोगे एंड देन अपने आप ही वो चीज़ कम हो जाएगी, ठीक है? तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे कुछ बायोलॉजिकल मोटिव होते हैं, जिसके बेसिस पर आप अपना कोई भी काम करोगे, कोई भी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर परफ़ॉर्म करोगे, ठीक है? अब नेक्स्ट इसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल मोटिव्स के बारे में। ठीक है? तो शुरुआत में तो क्या हो रहा था, कुछ लोग निकल के आए थे, जैसे मैं आपको नाम बता देता हूँ, आप चाहें तो उनके बारे में रीड कर सकते हैं। एक नाम है क्लार्क हल, ठीक है? आप इनको रीड कीजिए, क्लार्क हल, ठीक है? एक हमारे भी हो गए मैकडॉवेल, ठीक है? आप इनके बारे में भी लिख सकते हैं। सिगमंड फ्रॉइड हो गए, ठीक है? वो भी इंस्टिंक्ट की बात करते थे फ्रॉइड। तो ये लोग क्या बोलते थे कि भई ये हमारी बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है। बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपके अंदर से एक मोटिवेशन क्रिएट होता है और आप उस काम को करते हो। ठीक है? तो हंगर नीड हो गई, क्योंकि शुरुआत में नीड इन्हीं को माना जाता था बेसिकली। देन क्या हुआ, सोसाइटी इमर्ज होती है। हम लोगों से मिलना-जुलना शुरू करते हैं, ठीक है? तो सोशल इंटरेक्शन स्टार्ट होता है। इसके बाद आता है साइकोलॉजिकल मोटिव की बात, ठीक है? अब साइकोलॉजिकल मोटिव क्या बोलते हैं कि भई हम कोई भी काम करते हैं, हमारे अंदर मोटिवेशन क्रिएट होता है, क्योंकि हमें क्या, हमें सेंस ऑफ एफिलिएशन चाहिए, हमें पावर चाहिए, हमें अचीवमेंट चाहिए, ठीक है? हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है, ठीक है? इसलिए हम ये सब काम करते हैं। अब होता क्या है ना, देखिए, क्योंकि देखिए ये क्या है ना, बहुत लिमिटेड अप्रोच है, जो क्लार्क हल ने बताया, मैकडॉवेल ने बताया, इंस्टिंक्ट ने बताया। इसके बेसिस पर हम हर एक फिनोमेना नहीं समझा सकते, ठीक है? जैसे हम बात करें क्यूरियोसिटी की, क्यूरियोसिटी मतलब क्या होता है, जिज्ञासा। ठीक है? तो अगर हम उसको इसी साइकिल से समझाएँगे जो हमने ऊपर किया था, अगर क्यूरियोसिटी को हम इसी साइकिल से समझाते हैं, तो मतलब ये साइकिल तो क्या कह रही है कि आपके अंदर आपने एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कर दिया, अचीवमेंट आ गया, अराउज़ल का अंत हो गया और खत्म हो गया काम। लेकिन जब हम क्यूरियोसिटी की बात करें, जिज्ञासा, मान लीजिए आपको किसी किसी के बारे में पढ़ने की बहुत जिज्ञासा है, जैसे मान लीजिए साइकोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है, बहुत डिटेल में। तो देखिए, कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि आप पढ़ते हैं तो आपकी वो जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती, मतलब यू बिकम मोर क्यूरियस कि ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई दिस फिनोमेना इज़ हैपनिंग? तो मतलब वो रिडक्शन तो हो ही नहीं रहा है, वो तो आप और ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हो उसको पढ़ने के लिए। तो मतलब कुछ और चीज़ है। इट इज़ नॉट ओनली बायोलॉजी, अंदर बायोलॉजिकल नहीं हो रहा है, कुछ साइकोलॉजिकल मोटिव भी है, कॉग्निटिव मोटिव भी है, मेंटल प्रोसेस भी इन्वॉल्व होती है इन द कांसेप्ट ऑफ मोटिवेशन। ठीक है? तो उसके बाद क्या होते हैं, बाद में कुछ कांसेप्ट निकल के आएँगे, जो बताएँगे कि भई इंसान मोटिवेट होता है, नॉट ओनली फॉर बायोलॉजिकल नीड्स बट फॉर द सेंस ऑफ अचीवमेंट। हम तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, क्योंकि आपको एक सेंस ऑफ पावर चाहिए, आपको उससे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा।
ठीक है? तो इस तरीके से साइकोलॉजिकल मोटिव के लिए भी हम क्या करते हैं, कोई भी परफॉर्म करते हैं बिहेवियर। अब इसी को समझाने के लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट हायरार्की ऑफ नीड्स निकल के आता है, जो हमें मैस्लो ने दिया था। ओके, मैस्लो हमें एक हायरार्की ऑफ नीड्स देते हैं। मैस्लो बताते हैं कि इंसान क्यों मोटिवेट होता है। ओके, तो अब्राहम मैस्लो ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल के बारे में बताया था, उसको कहते हैं ह्यूमनिस्टिक स्कूल। ह्यूमनिस्टिक स्कूल क्या बोलता है कि भाई इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इंसान की नीड्स पर ध्यान देना पड़ेगा, ह्यूमन की जो नीड्स है उन पर ध्यान दो। तो उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, बेसिक नीड्स। सबसे पहले हमें इंसानों की बेसिक नीड्स को पूरा करना है। अगर आपकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी तो कोई काम नहीं हो पाएगा, मतलब ये हायरार्की ऐसे जाएगी। सबसे पहले हमें बेसिक नीड पे फोकस करना है, देन हमें लोगों की सेफ्टी नीड को फॉलो करना है, देन हम उनको प्यार देंगे, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एस्टीम, देन कॉग्निटिव, एस्थेटिक, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और लास्ट में आता है सेल्फ ट्रांसडेंस। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक अपडेटेड इनकी हायरार्की बताई है। अगर आप काफी किताबों के अंदर देखेंगे तो केवल आपको 5 पिलर में देखने को मिलते हैं। दैट इज बेसिक नीड, देन सेफ्टी, देन आपको लव मिलेगा, देन आपको एस्टीम मिलेगा, एंड देन आपको सेल्फ एक्चुएशन मिलेगा। ये 5 होते हैं। लेकिन हम इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया है क्योंकि इस तरीके से इनका अपडेटेड वर्जन निकल के आया था। अब देखिए हर जगह पर क्या होगा, सबसे पहले कोशिश की जाएगी कि फिजियोलॉजिकल नीड को पूरा किया जाए। जैसे आप बढ़िया आप एग्जांपल लीजिए, हम बात करते हैं कोई भी कंपनी की। कंपनी के अंदर क्या होता है, कंपनी के अंदर आपको पहले वो बेसिक पे देते हैं ताकि आप अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सको। फिर वो आपको इंश्योरेंस देते हैं ताकि आप सेफ्टी कर सको। ठीक है, फिर क्या होगा, लव एंड बिलोंगिंगनेस, आपको एक टीम का पार्ट बनाया जाएगा, देन आपको टीम का लीडर बनाया जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, समय के साथ साथ आप अपने आप को समझोगे। जब आप 40-45 ईयर्स के होते हो, फिर आप क्या करते हो, आपको पसंद आता है घूमना, एस्थेटिक। ठीक है, ब्यूटी, सिमेट्री, ऑर्डर्स, ये आपको पसंद है। ठीक है, एंड देन यू रीच योर हाईएस्ट पोटेंशियल। ओके, एंड देन उसके बाद क्या होता है, सेल्फ ट्रांसडेंस, आप लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये एक मोटिवेशन का एक लेटर होता है, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है। अब आप देखिए इंडिया के अंदर क्या होता है, इंडिया के अंदर एब्सोल्यूट पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो काफी लोगों की ये नीड ही पूरी नहीं हो पाती। जब ये पूरी नहीं हो पाती तो वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच नहीं पाते। ये मैस्लो कहते थे, अपन नहीं कहते हैं, मैस्लो के अकॉर्डिंग। लेकिन ये क्या है, इसके अंदर काफी सारे कल्चर वेरिएशन है। ये जो ह्यूमनिस्टिक स्कूल है, ये वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से बनाया गया था, जो हमारे मैस्लो ने बताया था, है ना? तो हो सकता है कि इंडिया में कुछ और कंसेप्ट निकल के आ जाए। हालांकि आपको यही समझना है, ये मैस्लो की थ्योरी है और ये मोटिवेशन का हमें कंसेप्ट बताते थे। डेफिनेटली कमियां इसके अंदर बहुत सारी होती हैं, उनको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट निकल के आया। और भी कंसेप्ट निकल के आते हैं इन द कैटेगरी ऑफ मोटिवेशन। कुछ रिसर्चर बताते हैं कि भाई इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इनको भी तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि अंदर से जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, अंदर से सेटिस्फेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सट्रिंसिक यानी कि बाहर की रिक्वायरमेंट, बाहर की चीजें आपको मोटिवेट करेंगी। ठीक है, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो यूपीएससी की तैयारी में आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है ना? आपको एक अचीवमेंट मिलेगा, पावर मिलेगी, सैलरी मिलेगी। इंट्रिंसिक यानी कि आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा, सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन मिलेगा वो काम करने से। ठीक है? तो आप क्या करेंगे? आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अपने आप को मोटिवेट करेंगे। ठीक है? तो ये हमारे मोटिवेशन कांसेप्ट होते हैं। फर्दर क्योंकि इस एनसीईआरटी के अंदर है नहीं, आप कुछ थ्योरी और पढ़ सकते हैं, जैसे कि एक होती है हमारे पास सेल्फ डिटरमिनेशन थ्योरी। ठीक है? ये हमारी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दिया गया था देसी और रियान के द्वारा। ठीक है? तो आप रीड कर सकते हैं, ये आपको कॉग्निटिव कंपोनेंट के बारे में बता देगा। नेक्स्ट हम आते हैं, थोड़ी हम बात करेंगे इमोशंस के बारे में। ठीक है, तो हम इमोशंस की बात करें तो देखिए इमोशंस भी उसी कंसेप्ट से निकला हुआ है। मोटिवेशन निकलता है, कंसेप्ट क्या होता है, मोटिवेशन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मूवे। इसी में आप ई लगाते हो तो ई मोवे। ठीक है, तो ई मतलब एनर्जी। तो इमोशन क्या हो गया, बताएगा कि भाई कितनी इंटेंसिटी से आपको वो काम करना है। मान लीजिए सुबह अलार्म बजता है, तो अलार्म बजने की वजह से आप नहीं उठ पाते। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है। मान लीजिए आप उठ गए, मोटिवेशन है। अब उठने के बाद आप कितनी इंटेंसिटी से काम करोगे, इंटेंसिटी कितनी रहेगी आपकी, आप कितना समझते हो, आपको कितना लगाव है उस पढ़ाई से, ये क्या बताएगा, ये आपका बताएगा इमोशन। ठीक है, तो दिस इज फॉर द नेचर ऑफ इमोशन। यू कैन सी ओवर हियर। देखिए स्वाति इज वेरी हैप्पी, हर एग्जामिनेशन रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड टुडे एंड शी हैज टॉप द क्लास। शी इज फीलिंग यूफोरिक, बहुत बढ़िया उसकी फीलिंग आ रही है। हर फ्रेंड प्रणय इज फीलिंग वेरी सैड। ठीक है, क्योंकि उसने अच्छा नहीं किया एग्जाम के अंदर। तो कुछ है, और कुछ लोग होंगे कुछ जेलस फील करेंगे क्योंकि स्वाति ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, कुछ ने परफॉर्मेंस नहीं दिया अच्छा, तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। तो ये सब क्या होगा, जॉय, सॉरो, हैप्पी, लव, एक्साइटमेंट, एंगर, दीज आर ऑल सच फीलिंग्स जो हमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, इमोशन होता है। लेकिन इमोशन क्या होगा, इमोशन ना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। इमोशन इज अ कॉम्प्लेक्स पैटर्न। इसके अंदर सब्जेक्टिव फीलिंग भी होंगी, बिहेवियरल पैटर्न भी होंगे, कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन भी होंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये समझिएगा, देखिए इमोशन, फीलिंग,
और मूड, ये 3 चीज़ें होती हैं। इनमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जो आपका इमोशन है, इमोशन क्या कहता है? इमोशन सबसे पहली चीज़ होती है, फर्स्ट। जैसे आपने कुछ भी देखा एनवायरनमेंट में, उसको देखने की वजह से जो फर्स्ट रिएक्शन निकल के आएगा आपके पास में, वो क्या होगा? इमोशन। जब आप उस इमोशन को नाम दोगे कुछ, तो वो क्या होगी? आपकी फीलिंग, कि मुझे सैड फीलिंग हो रही है, मुझे हैप्पी फीलिंग हो रही है, ठीक है? और मूड क्या होता है? मूड क्या होता है? मूड एक तरीके से आपका लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है? जैसे आपने कुछ भी आपके सामने आपने सुबह अखबार पढ़ा, आपने कोई भी गलत न्यूज़ को पढ़ लिया। अब दिन भर आपका मूड खराब है, तो मूड क्या एक तरीके का बैकग्राउंड है कि यार मेरा मूड अच्छा नहीं है, आज मैं काम नहीं करूँगा, ठीक है? तो ये क्या होता है? मूड व्हिच इज़ लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है? तो इमोशन क्या हो गया? इंटेंस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। शुरुआत में फर्स्ट प्रोसेस वही होगी। फीलिंग क्या होगा? जब आप उसको नाम दोगे, ठीक है? आपने बोला भई ये प्लेज़र है या फिर पेन है, ओके? एंड देन मूड विल बी लॉन्ग लास्टिंग, ओके? इसके अलावा हमें क्या देखना है? हमें तो इमोशन देखना है, क्योंकि सबसे पहले इमोशन ही होगा, तो उसी को अपन पकड़ेंगे, उसी को अपन समझेंगे। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेट है, ठीक है? आपकी बॉडी की तरफ से एक रिएक्शन होता है, जो सब्जेक्टिव भी होगा, बिहेवियरल भी होगा, कॉग्निटिव भी होगा। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक जंगल में जाते हैं और आपने एक बियर को वहाँ पर देख लिया। ठीक है? अब इस ब्लैक बियर को देखने की वजह से क्या होगा? आपको डर लगेगा, ठीक है? तो डर लगा तो क्या हो गया? आपको एक फ़ियर क्रिएट हुआ, ठीक है? अब बियर को देखने की वजह से आपको डर लगा, इसके अलावा आपकी बॉडी में भी बहुत सारे मूवमेंट होंगे, आपको हो सकता है पसीना आ जाए, आप आप हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो, तो मतलब कुछ फिज़ियोलॉजिकल चेंज भी आएँगे, ठीक है? आप सोचोगे भी कि मैं इस स्थिति से कैसे बाहर निकलूँ? तो मतलब कुछ कॉग्निटिव भी आप कर रहे हो। ठीक है? आपकी बॉडी पूरी फ्रीज़ हो जाएगी वहीं की वहीं। या हो सकता है कि आप भागने की कोशिश करो, तो इसका मतलब बिहेवियर भी चेंज हो गए। इसी वजह से कहा जाता है कि इमोशन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट आ जाते हैं। सब्जेक्टिव फीलिंग, कॉग्निटिव फीलिंग, बिहेवियरल कंपोनेंट सब कुछ इसके अंदर निकल के आ जाता है। ठीक है? तो ये क्या होता है? दिस इज़ अवर इमोशन। डिफरेंस मैंने आपको बता दी। ठीक है? अब देखिए हमारे पास ना कुछ बेसिक इमोशन होते हैं, जो आपको हर एक कल्चर में देखने को मिलेंगे। वो कौन से होते हैं? हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, एंगर, डिसगस्ट, सरप्राइज़। ठीक है? इसके बारे में कुछ लोग होते हैं इंपॉर्टेंट जो इनको बताते हैं। ठीक है? जैसे इमोशनल की थ्योरी कैरल इज़ार्ड ने इनके बारे में बताया था। इन्होंने बेसिक इमोशंस के बारे में बताया था। रॉबर्ट लुटनिक थे, इन्होंने भी बताया था कि हमारे 8 प्राइमरी इमोशंस होते हैं, ठीक है? जिसमें जॉय, सैडनेस, फियर, एंगर और हमारे ऐड हो जाएँगे। इसके अलावा एक एकमैन भी है जिनकी थ्योरी बहुत फेमस होती है। ये भी हम बताते हैं कि भई बेसिक इमोशंस होते हैं जो आपको हर एक कल्चर में देखने को मिलेंगे। अब इन बेसिक इमोशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप यूएस में जाते हैं, शिफ्ट हो गए आप यूएस में। आपके पास कोई एड्रेस है, आपको पता नहीं है कि एड्रेस कहाँ पर है। आप किसी से पूछोगे, आप किससे पूछोगे? जिसका चेहरा हैप्पी वाला होगा, उससे ही पूछोगे ना। मान लो कोई सैड है, एंगर है, तो क्या आप उससे एड्रेस पूछोगे? नहीं पूछोगे। तो इस वजह से इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमोशन हेल्प करता है कम्युनिकेट करने के लिए, सोसाइटी में अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है? दैट इज़ व्हाई इमोशन आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग इमोशन इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? डेफिनिटली कल्चर हल अलग-अलग कल्चर में आपको अलग-अलग तरीके के इमोशनल एक्सप्रेशन मिलेंगे, ठीक है? अब देखिए सबसे बढ़िया तरीका आप देखिए, हम 2 कल्चर की बात करते हैं, इंडिया की बात करेंगे और यूएस की बात करेंगे। दोनों जगह अलग-अलग कल्चर होता है, हमने बात की थी, ठीक है? अब आप देखना, एक मैं आपको बहुत बढ़िया बताता हूँ, ये आपने एक देखा होगा हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है? हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, इसमें इंडिया की रैंकिंग हमेशा कम होती है, ठीक है? तो यहाँ पर इसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पर इंडिया में एक्सप्रेस जो वाली होती है, इमोशन को एक्सप्रेस करना सही तरीके से, ये हमको प्रॉपर तरीके से समझाया नहीं जाता, ठीक है? बचपन में भी आप देखेंगे तो बिकॉज़ ऑफ पेरेंटिंग या बिकॉज़ ऑफ हायरार्की या बिकॉज़ ऑफ जिस तरीके से हमारी सोसाइटी में नॉर्म्स होती हैं, हमें सिखाया नहीं जाता कि हमने इमोशन को किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, बताना कैसे है, ठीक है? यहाँ पर इधर कल्चर में ये चीज़ ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि उनका इंडिविजुअल कल्चर होता है। हर एक इंडिविजुअल पर ज़्यादा ध्यान होते हैं वहाँ पर, ठीक है? तो वहाँ पर इमोशन एक्सप्रेस करेंगे, अगर इमोशन को एक्सप्रेस करेंगे तो खुल के बताएँगे वो, क्या परेशानी है, क्या परेशानी नहीं है। अपन खुल के बता ही नहीं पा रहे, तो इस इंडेक्स में अपने आप ही क्या होगा, रैंकिंग हमारी कम हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से कल्चर के हिसाब से भी किस तरीके से आप इमोशन एक्सप्रेस हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? The verbal channel of communication is composed of spoken words as well as other vocal features of speech. ठीक है? ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चैनल ऑफ एक्सप्रेशन, कैसे आप एक्सप्रेस करोगे? वर्बली या फिर फेशियल एक्सप्रेशन आप दिखाओगे, ठीक है? लेकिन वर्बली बहुत बातें बहुत कम होती हैं। अगर पेरेंटिंग मान लीजिए कोई माँ-बाप बहुत ज़्यादा रिजिड है, तो आप कैसे वर्ड के थ्रू बताओगे, है ना? नहीं आप एक्सप्रेस कर पाओगे, ओके? इसके अलावा नॉन वर्बल से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नॉन वर्बल इमोशंस, ठीक है? फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, जेस्चर्स हो गए, बॉडी मूवमेंट हो गया, फिजिकल डिस्टेंस हो गई, ठीक है? दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। किसी से भी आपको बात करनी हो ना, तो उसके लिए नॉन वर्बल जो क्यूज़ होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने आपको बताया कल्चर डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? ओके, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कुछ इनडायरेक्ट
देखा जाता है कहीं पर, है ना? एक हस्बैंड वाइफ है तो इनडायरेक्ट गेज़ होती है, कहीं पर डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट भी होता है, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी, है ना? तो देखो बेसिक इमोशंस तो यूनिवर्सल है, मतलब हर एक जगह पर, हर एक कल्चर में आपको बेसिक इमोशंस तो यूनिवर्सल मिलेंगे। जैसे कि हंगर, जो सॉरी नॉट हंगर बट ये जो आपको बताया हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, एंगर, दीज़ आर बेसिक इमोशंस, दिस यू विल फाइंड एवरीवेयर। लेकिन एक्सप्रेशन और लेबलिंग जो उनका होगा ना, वो चेंज हो जाता है। ठीक है ना? हमारे यहाँ पर अलग होगा, उधर कुछ और होगा, ठीक है? तो ये हमारी क्या होती है, इस तरीके से चीज़ें होती हैं, है ना? इमोशनल लेबलिंग हमारी जो होती है अलग-अलग हो जाती है, कल्चर जो होता है वो इनको चेंज कर देता है, ठीक है? जैसे आप देखिए एक टाहिटियन देखोगे वहाँ कल्चर में 46 वर्ड्स होते हैं एंगर को एक्सप्रेस करने के, ठीक है ना? तो और वेस्टर्न कल्चर में सिर्फ एक ही शब्द है, तो इस तरीके से एक्सप्रेशन हमारा अलग-अलग हो रहा है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए इमोशन के अंदर यहाँ पास कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ आती हैं, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, अगर आप उनको चाहें तो रीड कर सकते हैं। हमारे पास एक थ्योरी निकल के आती है कार्ल कार्ल लांज थ्योरी, एक हमारे पास होती है कैनन बार्ट थ्योरी, ठीक है? एक सचेस्टर सिंगर टू फैक्टर थ्योरी, ठीक है? और लाज़ारस थ्योरी। ठीक है? ये 4 थ्योरी निकल के आएँगी, इसको आपको रीड करना है। ठीक है? नेक्स्ट कि आप नेगेटिव इमोशन को मैनेज कैसे कर सकते हो? ठीक है? हम अपने इमोशन को मैनेज भी कर सकते हैं। अगर आपको पता हो कि आपके इमोशन क्या हैं, ठीक है? अगर आपको पता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, रिवैल्यूएट करो, ट्रैक करो सब चीज़ों को। तो कुछ तरीके होते हैं जिनसे हम उनको मैनेज भी कर सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आपको अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आपके इमोशंस क्या हैं, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग द व्हाई इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? ये आप कब समझोगे? देखो आज के टाइम पर बहुत दिक्कत आती है। लोग अपने इमोशन को सही तरीके से मैनेज कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो है कौन? जब तक आपको पता नहीं होगा, जब तक आपको अपने सेल्फ के बारे में नहीं पता होगा, तब तक आपको समझ में क्या आएगा कि किस तरीके के इमोशंस कैसे बह रहे हैं आपके साथ में। ठीक है? तो लर्न फ्रॉम बेस्ट सेल्फ। जब आप समझोगे अपने आप को, शांति से बैठोगे कि भाई ये इमोशन, ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है। आई बिकम वेरी इंटेंस अगर मेरे घर में कुछ होता है। आई बिकम वेरी इंटेंस कि अगर मेरा दोस्त मुझे कुछ बोल देता है। तो आपको इस तरीके की सिचुएशन को क्या करना है? री-इवैल्यूएट करना है कि ऐसा क्यों होता है? क्या मुझे उससे फ़र्क पड़ना चाहिए? अवेयर करना है अपने आप को एंड देन रिप्लेस द नेगेटिव थॉट। मान लीजिए आपके दोस्त ने कुछ बोला, तो कोई नेगेटिव थॉट आपके मन में आया, हटाओ उसको। नेगेटिव को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करो। उसने कुछ बोला, डज़न्ट मैटर टू मी, उसकी लाइफ़, उसकी ज़िंदगी। ठीक है? तो इससे क्या होगा? आपके बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होंगे, आप उसके प्रति भी नेगेटिव फील नहीं करोगे, आपकी सोच भी रिप्लेस आप करोगे इस चीज़ को, ठीक है? क्रिएटिव हो सकते हो, तो इस तरीके से क्या हो सकता है? आप नेगेटिव इमोशन को मैनेज कर सकते हो, आपको क्या करना है? आपको करनी है रीफ्रेमिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है, ये हमको बताते हैं आरएन बेक, ठीक है? तो आप देखोगे थेरेपी में भी इस्तेमाल किया जाता है। थेरेपी में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी व्हिच इज़ यूज्ड इन द केस ऑफ डिप्रेशन इज़ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो यहाँ पे क्या होता है कॉग्निशन यानी कि आप जैसा सोचते हो ना उसको चेंज करने की कोशिश की जाती है। ओके तो इफेक्टिव इमोशनल मैनेजमेंट इज द की टू इफेक्टिव सोशल फंक्शनिंग। इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को समझाना द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस जो बहुत कम होता है हमारे देश के अंदर। ठीक है ईआई कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना ईआई यही तो होता है अपने इमोशन को समझना दूसरे के इमोशन को समझना और फिर उनको मैनेज करना। ठीक है एम्पैथी दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके दिस इज हाउ वी कैन मैनेज आवर इमोशन एंड दिस इज आल्सो हाउ वी कैन मैनेज अवर एंगर। अपने गुस्से को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं सेम तरीके से। गुस्सा आपको क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग निकल के आ रही है, फ्रस्ट्रेशन है, थॉट्स आ रहे हैं बहुत गलत-गलत, एंगर है, गुस्सा बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से आप बिहेवियर कर रहे हो। ठीक है? तो इस एंगर को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे? अपने थॉट को कंट्रोल करके। ठीक है? सब कुछ देखिए, हमारे थॉट से ही सब कुछ निकल के आएगा, है ना? आप जो सोच रहे हैं, जिस तरीके की थिंकिंग आपके अंदर है, उसी तरीके का बिहेवियर आपके अंदर से इनिशिएट होगा, आपकी बॉडी से इनिशिएट होगा। ठीक है? तो इन थॉट्स को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? एवरीथिंग इज़ थिंकिंग, थॉट जिस तरह से आप सोच रहे हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे मान लीजिए एक कोई इवेंट होती है उनके साथ में, एग्ज़ाम में फेल हो गए दोनों। एक बच्चे ने सोचा कि यार मैं तो कुछ करने लायक नहीं हूँ, मैं तो एग्ज़ाम में फेल हो गया। दूसरे बच्चे ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं इस एग्ज़ाम में फेल हो गया, इन नेक्स्ट एग्ज़ाम आई विल डू बेटर, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा। क्या? सोच का तो अंतर है, ठीक है? तो ये सोच जो होती है इट इज़ द रीज़न ऑफ एवरीथिंग। तो आप इस सोच को बदलेंगे, अपने आप पे कंट्रोल रखेंगे, इन नेगेटिव सेल्फ टॉक को अगर रिप्लेस करेंगे, तो अपने आप ही ये जो गुस्सा है आप अपने अंदर कम कर सकते हैं। आपको क्या करना है बस ये जो इर्रेशनल बिलीफ है इनको हटाना है। ठीक है? अपने आप में झाँकिए, पेशेंट रहिए, ओके? कंट्रोल करिए अपने थॉट को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। अपने आप ही क्या होगा, आपका बिहेवियर कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है? इसी तरीके से एग्ज़ाम की जो एंग्ज़ायटी एंग्ज़ायटी होती है, इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना? आज के टाइम पर देखिए तो बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो गई है बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है? हमें सब पता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। ठीक है? तो एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से हमारा परफ़ॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो जाता है। ठीक है? तो इसके लिए आप क्या करो, अगेन यू कैन यूज़ सम रिलैक्सेशन टेक्निक्स सो दैट यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस। एक्सरसाइज़ आप कर सकते हैं।
ठीक है? ओके, इसके अलावा आप क्या करें, अपनी आप तैयारी अच्छी तरीके से करें, उस पर ध्यान दें, प्रैक्टिस अच्छे से करें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें अपने पास में, ठीक है? ओके, कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करें, ओके? तो ये सब चीज़ों से आप क्या करेंगे, अपनी एंग्ज़ायटी को भी बैलेंस कर सकते हैं, आपका परफॉर्मेंस जो होगा, वो आपका परफॉर्मेंस बढ़िया परफॉर्मेंस निकल के आएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, हमारे नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, ठीक है? ना लास्ट इसके अंदर क्या आएगा कि हम अपने अंदर पॉजिटिव इमोशंस को एनहांस भी तो कर सकते हैं। देखो, ये तो क्या हो गया आपका नेगेटिव इमोशन, फियर, एंगर, डिसगस्ट, इनसे तो काम खराब ही होगा हमेशा। आप क्या कीजिए, जॉय, होप, ऑप्टिमिज्म, ये आप अपने अंदर लेके आओ। इससे क्या होगा? इससे अपने आप ही आपकी वेलबींग एनहांस होगी, ठीक है? तो हमें अपनी सोच को नैरो नहीं करना है कि मतलब ऐसा नहीं कि भई अ, या तो ये चीज़ ब्लैक होगी या व्हाइट होगी। है ना? कुछ और भी हो सकता है, अलग-अलग कलर भी हो सकते हैं, ब्रॉड रखनी है अपनी थिंकिंग को, ठीक है? तो नैरो व्यू रखोगे तो हमेशा काम खराब होगा, ब्रॉड थिंकिंग रखोगे तो अपने अंदर पॉजिटिव मूड निकाल के लेके आओगे, ठीक है? ओके, बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, मोर आइडियाज़, बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है? आपके रिश्ते अच्छे होंगे, लॉन्ग टर्म गोल्स आपके बेटर होंगे, ठीक है? पॉजिटिव मूड निकल के आएगा, इसके लिए आपको क्या करना है? आपकी पूरी पर्सनैलिटी को आपको ठीक करना है। ठीक है? आपको फाइंड पॉजिटिव इन द एडversity आल्सो, अपने आप को एंगेज करना है, अपने रिलेशनशिप बेटर करने हैं, ठीक है? पर्पस होना चाहिए, आपकी ज़िंदगी में आपको क्या करना है, ये सब डिसाइड करना है। ये सब होगा तो क्या होगा? एक पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर एक जनरेट होगी, पॉजिटिव इमोशंस निकल के आएँगे, उससे आपकी लाइफ के आउटकम्स, आपकी थिंकिंग सब कुछ एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है? तो आई होप आपको ये जो कांसेप्ट है मोटिवेशन इमोशन का समझ में आया होगा। ये हमने ब्रीफ में देखा है, इसमें लेकिन बहुत कुछ है, बहुत थ्योरीज़ है इसके अंदर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कनेक्टिविटी विद पेपर 2 और डिटेल में इसको हम करीब जो हमारे क्लासरूम बैच होते हैं, हमारे फाउंडेशन बैच होंगे, उसमें हम करीब इसमें 12-15 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उन फाउंडेशन बैच को जॉइन करने के लिए, तो हमारा जो नया बैच है इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 11th ऑफ मई, ठीक है? तो अगर आप चाहें तो इसको जॉइन कर सकते हैं। मेंटरशिप बैच भी हमारे स्टार्ट हो चुके हैं एंड ऑफलाइन, ऑनलाइन दोनों मोड में स्टार्ट है। तो आप जुड़िए हमारे साथ में। इन दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट कीजिए हमारे साथ अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो। थैंक यू वेरी मच।